नमस्कार साथियों, मैं राजेश शुक्ला आप सभी का इंसेप्शन के इस ऑनलाइन पोर्टल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। डीएसएसबी, टीजीटी, एसएसटी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को आज मैं कुछ पठन पाठन के संदर्भ में दिशा निर्देश देने का प्रयास करूंगा और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप डीएसएसबी का जो एसएसटी टीजीटी का सेक्शन होगा, आपके पेपर के जो दो सेक्शन हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, उसमें जो आपका सेक्शन बी है, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चन आएंगे, उसके रिगार्डिंग तैयारी कैसे की जाए, तैयारी का क्या अप्रोच रखा जाए, क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, इन सब विषयों पर बहुत विस्तार से आज आपसे बात करूंगा। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि डीएसएसबी ने अपनी तरफ से टीजीटी ही नहीं बल्कि डिफरेंट एग्ज़ाम को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और उसमें टीजीटी एसएसटी की मैं अगर बात करूं तो आप सब जानते हैं कि 1000 से अधिक पद इसमें हैं, जिसमें महिलाओं के लिए अलग से वैकेंसीज़ हैं और पुरुषों के लिए अलग से वैकेंसीज़ हैं। तो वो सारी डिटेल आपने अब तक देख ली होंगी, उससे आप सब लोग अपडेट हो चुके होंगे। और वैसे भी आप सबके लिए मैंने पीडीएफ फॉर्म में सारा मैटर भी तैयार किया है, जिसके अंतर्गत एडवर्टीजमेंट नंबर से लेकर के इस पर सारी डिटेल्स हैं कि आपके जो है कितनी वैकेंसीज़ किस कैटेगरीज़ में हैं, इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, या फिर इसमें क्या क्या जो है एज लिमिट को लेकर क्या प्रोविज़न है, एज रिलैक्सेशन को लेकर क्या प्रोविज़न है, इसके अलावा पे स्केल क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, ये सारे फर्दर डिटेल्स इसमें आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। और ये पीडीएफ आपको इसी के थ्रू एक लिंक आपको मिल जाएगा जिस पर ये अवेलेबल होगा। तो टीजीटी एसएसटी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को आज मैं केवल इस विषय पर फोकस होकर बात करने जा रहा हूं कि आप इस विषय जो खासकर आपका सेक्शन बी है, क्योंकि आप सब एग्जामिनेशन की स्कीम से भली भांति परिचित हैं, आपको ये बहुत अच्छा आइडिया है ही कि आपके पेपर का पैटर्न क्या होता है और जिसमें आपके विषय की क्या भूमिका है। खासकर जो एसएसटी के विषय हैं उसके अंतर्गत आप जानते ही इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र जैसे कोर सब्जेक्ट है जिसकी आप तैयारी करते हैं। देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात की जाए तो आप सब जानते हैं 1 ईयर एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन परीक्षा होगी, 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होता है, एमसीक्यू एक पेपर का पैटर्न होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पैटर्न है, और उसमें भी 2 सेक्शन में बटे हुए प्रश्न होते हैं। सेक्शन ए जो कॉमन पेपर के नाम से आप जानते हैं, उसमें जनरल अवेयरनेस भी है, 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। ऐसे ही आपका उसमें रीजनिंग सेक्शन भी है, उसमें मैथ्स भी है, उसमें इंग्लिश भी है और उसमें हिंदी भी है। तो वो तो कॉमन पेपर सभी के लिए, चाहे वो टीजीटी हैं, चाहे पीआरटी हैं, चाहे पीजीटी हैं, सबके लिए एक जैसे पैटर्न पर है। लेकिन जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न एरिया है, उसमें आप जिन विषयों को पढ़ाने के लिए अध्यापक बनने जा रहे हैं, विद्यालय स्तर पर आपको बच्चों को जो पढ़ाना है, उस विषय को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं सेक्शन बी में। और 100 प्रश्न 100 अंकों के आपके बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन ये होता है, वो एसएसटी पर ही बेस्ड होता है, सोशल स्टडीज़ पर ही बेस्ड होता है। तो आज हम लोग उसी पर पूरी तरह से फोकस होकर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एक बार पुनः आप सभी का मैं इंसेप्शन क्लासेस के इस ऑनलाइन पोर्टल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं राजेश शुक्ला अब आपके साथ नियमित रूप से एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग लाइव सेशन लेकर के आगे बढ़ूंगा, जिसमें आपकी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, बहुत लुसिड मैनर में कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करवाऊंगा। और उसमें तैयारी का जो मेरा पैटर्न होगा वो एक एक सेगमेंट वाइज मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे सबसे पहले अगर मैं हिस्ट्री मॉड्यूल स्टार्ट करता हूं तो हिस्ट्री को कंप्लीट करने के बाद फिर सिविक्स हम लोग पढ़ेंगे, सिविक्स का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जियोग्राफी और फिर इकोनॉमिक्स। तो इस पूरे कोर सब्जेक्ट जिससे आपके लगभग 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, यानी 100 अंकों का ये सेक्शन है। टोटल 200 क्वेश्चंस में से 100 प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। तो आप यहाँ पर इन विभिन्न विषयों की तैयारी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, बहुत ही लुसिड मैनर में करेंगे। और न केवल आप लेक्चर अटेंड करेंगे
यहाँ पर उसको पढ़ेंगे समझेंगे, बल्कि इसके साथ साथ मैं आपको कंटेंट भी अवेलेबल करवाऊंगा। तो जो मेरा पढ़ाने का पैटर्न होगा वो होगा कि आपको पीडीएफ भी मिलता रहे। तो टॉपिक वाइज मैं सारे पीडीएफ खुद डेवलप कर रहा हूँ, हैंड रिटन मैटर के रूप में डेवलप कर रहा हूँ, और वो बाइलिंगुअल होगा कि जिससे आप दोनों माध्यम में कहीं ना कहीं कंफर्टेबल रहें। तो इसी स्ट्रैटेजी के साथ मैं इस कार्य योजना पर एक प्रयास करने जा रहा हूं कि आप सबको एक बेहतर तैयारी का प्लेटफॉर्म मिले, आपको एक बेहतर दिशा निर्देशन मिले, और आप इसका लाभ उठा करके बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री तरीके से तैयारी कर सके और एक आत्मविश्वास से भरे हुए हों जब आप परीक्षा भवन में प्रवेश कर रहे हो परीक्षा देने के लिए। तो अभी आपके पास काफ़ी समय है, चूँकि आप सब जानते हैं कोरोना संकट का दौर है, और ऐसे दौर में घर पर रहकर ही पठन पाठन करना है। और आने वाले समय में हालांकि कुछ चुनौतियां अब घट रही हैं, जैसा कि अभी रिपोर्ट आ रही है कि कोरोना के ग्राफ नीचे जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आने वाला समय बहुत सहज नहीं है, अभी ये चुनौतियां फिर भी बनी हुई हैं। तो ऐसे में मैं यही सलाह दूंगा कि आप घर पर रहकर ही अपने पठन पाठन को नियमित करें, और तैयारी के आपके पास डिफरेंट मोड हैं, कई विकल्प हैं, जिसमें आप बेहतर विकल्पों का चुनाव करें और एक सही दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो चलिए उसी दिशा में मैं भी अपनी तरफ से आप सबका जो अधिकतम संभव सहयोग है वो करने का प्रयास करूंगा। और इस दिशा में आज सबसे पहले मैं शुरुआत करने जा रहा हूं कि आप टीजीटी एसएसटी वाले सेक्शन में जो सब्जेक्ट कंसर्न एरिया है उसमें तैयारी की क्या रणनीति रखें। देखिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता अर्जित करने की कुछ अनिवार्य शर्तें होती हैं। नो डाउट कि इसकी सबसे पहली शर्त यही है कि आप बहुत कठोर परिश्रमी बने, बहुत ईमानदारी से आप मेहनत करें, गंभीरता से आप प्रयास करें, तभी आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन आप सबका भी ये अनुभव होगा, या कम से कम मैं अपने अनुभवों से बात दावे से कह सकता हूं कि कई बार एक मेहनती छात्र, एक बहुत ही आप कह सकते हैं मेरिटोरियस स्टूडेंट गलत रणनीति के कारण भी सफलता अर्जित नहीं कर पाता। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप ना केवल कठोर परिश्रम करें, ना केवल ईमानदारी भरा प्रयास करें, बल्कि सही दिशा में भी प्रयास करें। डायरेक्शन सही होना बहुत जरूरी, जिससे आपको आशानुकूल परिणाम मिल सके, और इसीलिए एक सही दिशा में बढ़ना बहुत आवश्यक होता है। तो राइट डायरेक्शन का मतलब यहां पर क्या है, सबसे पहले क्यों ना इसी को जानने का प्रयास करें कि सही दिशा का अर्थ क्या है। देखिए, जब आप किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो उस परीक्षा की कुछ प्रणाली होती है, उस परीक्षा का कुछ स्वरूप होता है, और जब आप उसकी तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले इन्हीं बातों पर ध्यान देना होता है कि परीक्षा का स्वरूप क्या है, परीक्षा प्रणाली कैसी है, और फिर उसके बाद जो उसमें पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, उनका स्तर कैसा है। तो जब आप डीएसएसबी की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयारी करते हैं, विशेषकर मैं टीजीटी एसएसटी की बात करूं, तो आप ये देखेंगे कि एक बहुत स्तरीय परीक्षा है, इसका स्टैंडर्ड काफ़ी बेहतर है, इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति अगर देखा जाए तो बहुत ही फंडामेंटल लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन साथ साथ में आप पाएंगे कि उसमें कुछ प्रश्न बहुत ही एडवांस लेवल पर, बहुत ही आप कह सकते हैं उच्च स्तर पर पूछे जाते हैं। तो ऐसे में जब परीक्षा इस स्तर की है तो आपको उतनी ही गंभीरता से प्रयास भी करना होगा, तैयारी भी उसी स्तर पर आपको करनी होगी। और इसके लिए सबसे पहले आपको एक कार्य योजना बनानी होगी, क्योंकि कार्य योजना के अनुरूप आगे बढ़ने का सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि हमारी दिशा वो बहुत अच्छी रहती है, हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे होते हैं। तो कार्य योजना बनाते समय सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपका जो ये सेक्शन है, सेक्शन बी, पेपर का दूसरा हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चन होंगे, पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं, उसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या जो 100 है, वो 100 प्रश्न कौन कौन से एरियाज से या कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर से पूछे जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि आप जो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, यानी जो दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय है, उसके तहत जितने भी विभिन्न विद्यालय आते हैं उसमें आप
पठन पाठन का कार्य करने जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने का कार्य करने जा रहे हैं, टीजीटी बन रहे हैं यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बन रहे हैं एसएसटी सब्जेक्ट के, तो स्वाभाविक है कि जो विषय आपको पढ़ाने हैं उस पर आप एक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हो। तो आपसे यही उम्मीद की जाएगी कि आप उन बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्तरीय जानकारी प्राप्त करके आए हैं और परीक्षा के माध्यम से ये परखने की कोशिश की जा रही है कि आप में वो योग्यता है या नहीं। तो पढ़ाना जिन बच्चों को आपको है, अगर उनको ध्यान में रखकर आपका पाठ्यक्रम देखा जाए तो विद्यालय स्तर पर एसएसटी में, सोशल स्टडीज में आप सब जानते हैं कि यही 4 कोर सब्जेक्ट होते हैं जो स्कूल लेवल पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो इन 4 विषयों पर आपको तैयारी करनी है, लेकिन अब यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि आप तैयारी का स्तर क्या रखें। क्या विद्यालय स्तर पर जो बच्चों को पढ़ाना है उसी दायरे से प्रश्न रहेगा, या उसमें आपको अपना स्तर थोड़ा सा ऊपर लाना होगा, उच्च स्तर पर, यानी कि 12th स्टैंडर्ड तक की स्टडी को इसमें इंक्लूड किया जाए, या आगे फर्दर ग्रेजुएशन लेवल तक पर जो ये चीज़ें पढ़ते हैं हम उस स्टैंडर्ड पर तैयारी की जाए। तो स्वाभाविक है कि जब आप स्कूल के टीचर बन रहे हैं, आपको माध्यमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाना है, तो ऐसी स्थिति में आपका पाठ्यक्रम भी उसी दायरे में रखने की कोशिश की जाएगी। लेकिन चूंकि आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर माने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा उसमें प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा उच्च जरूर होगा। और इसीलिए सबसे पहले अपना एक माइंडसेट क्लियर करिए आप कि आप अगर इतिहास जैसे विषय का अध्ययन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लास 6 से लेकर के और 10 तक की एनसीईआरटी को ही एक स्टैंडर्ड मान लें कि बस इसी में से प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी है कि प्रश्न पूछने का स्तर वो 11वीं के पाठ्यक्रम तक का हो, वो 12वीं तक के पाठ्यक्रम का हो, क्योंकि फाउंडेशन लेवल पर जो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं वही आगे जा कर के वो इंटरमीडिएट लेवल पर, या आप कह सकते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल पर भी पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है। तो माना यह जाएगा कि आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनकर आए हैं पढ़ाने के लिए, तो आपका स्तर कम से कम इतना है कि आप जो है विद्यालय में जो 12वीं स्तर तक की पढ़ाई है वहाँ तक की जानकारी या वहाँ तक का ज्ञान आपके पास जरूर है। और इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप क्लास 6 की एनसीईआरटी से लेकर के और क्लास 12 तक की एनसीईआरटी को पढ़ने का बेस बनाइए, उसे अपनी फाउंडेशन बनाइए और उसमें दिए गए पाठ्यक्रम को, उसमें दिए गए पाठ के जो है स्वरूप को समझिए और उसी के अनुरूप अपनी तैयारी की योजना बनाइए। तो पहले तो पढ़ने का स्रोत क्या होना चाहिए, सोर्स क्या होना चाहिए, ये डिसाइडेड करिए आप। ये निर्णय लीजिए कि आपको एनसीईआरटी में क्लास 6 स्टैंडर्ड से लेकर और 12th स्टैंडर्ड तक की एनसीईआरटी फॉलो करनी। वो चाहे इतिहास विषय हो, चाहे नागरिक शास्त्र हो, चाहे भूगोल हो, चाहे अर्थशास्त्र। मैं चारों विषयों के संदर्भ में कहूँगा कि बेहतर होगा कि आप विद्यालय स्तर पर कम से कम 6 to 12 तक की एनसीईआरटीज़ को जरूर फॉलो करें। इसके अलावा अपनी पढ़ाई को बेहतर स्तर तक पहुंचाने के लिए आप नेशनल ओपन स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी सेकेंडरी लेवल पर जो पाठ्यक्रम दिया गया है वो अवेलेबल ही है, ऑनलाइन कोर्स मटेरियल अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। या विश्वविद्यालय के स्तर पर जो इग्नू का पाठ्यक्रम तैयार किया गया उससे भी कुछ मदद आप ले सकते हैं। हालांकि आपको अपने आप को एक दायरे में अगर रखना है तो एनसीईआरटी सबसे बेस्ट सोर्स है, लेकिन अगर अपने ज्ञान के स्तर को थोड़ा सा उच्च रखना है, देखिए जब हम प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम तैयारी के एक ऐसे स्तर पर खड़े हों जहां पर अगर प्रश्नों का स्तर उच्च हो जाए तो हम असहज ना हो। तो आप एक दायरे में रहकर सबसे पहले तो अपने पाठ्यक्रम पर, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर अपने आप को एक कॉन्फिडेंट लेवल पर लाइए, लेकिन उसके बाद ज्ञान का स्तर थोड़ा सा बढ़ाइए जिससे बहुत कॉन्फिडेंट रहे एग्जाम में आप और आप बहुत बेहतर कर पाए। तो यदि सही तरीके से सही स्रोत सामग्री का इस्तेमाल करते हुए पठन पाठन करेंगे, आप अपनी स्टडी को इस तरह से डिज़ाइन करेंगे जिसमें आप स्टैंडर्ड भी मेंटेन रखें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी रखें, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी रखें, इन सारी चीज़ों पर अगर आप ध्यान देकर
अपनी पढ़ाई करेंगे तो आप देखिएगा कि आपको 100% इस परीक्षा में सफलता मिलेगी। तो मेरी तरफ से जो आपको सहयोग मिलने जा रहा है वो ये है कि मैंने इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र पर सबसे पहला काम किया है कि एनसीईआरटी क्लास 6 से 12th स्टैंडर्ड तक की, इसके बाद नेशनल ओपन स्कूल के जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की किताबें हैं या उसका जो कंटेंट है वो, और इग्नू से कुछ इम्पॉर्टेंट मैटर जो है ले करके और कुछ फर्दर कुछ एडवांस लेवल की और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जो इस्तेमाल होने वाली पुस्तकें हैं उनको आधार बनाकर पाठ्य वस्तु तैयार की गई या पाठ्य सामग्री तैयार की गई। मैंने खुद अपने हाथों से उसे रिटर्न फॉर्म में, एक पीडीएफ फॉर्म में तैयार किया है और उद्देश्य ये है कि बच्चों को एक एक पाठ तैयार इस तरह से कराया जाए कि वो लेक्चर भी अटेंड करें, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझें और फिर उस पर पढ़ने के लिए कंक्रीट मैटर के रूप में उस पीडीएफ फाइल का भी वो इस्तेमाल कर सकें। तो आपके पास ये पीडीएफ क्लास वाइज अवेलेबल होता रहेगा, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा उसी के अनुरूप आपको ये पीडीएफ मिलता जाएगा। अब बात करते हैं कि हमारे पढ़ने का अप्रोच क्या हो, यानी किस दृष्टिकोण के साथ हम किसी विषय वस्तु की तैयारी करें। देखिए, किसी भी परीक्षा में मैंने पहले ही कहा सफलता अर्जित करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप कठोर परिश्रमी तो बने लेकिन सही दिशा में मेहनत करें। आप जो पढ़ रहे हैं वो कितना प्रासंगिक है, वो विषय वस्तु से कितना निकट संबंध रखता है, ये बहुत जरूरी है जानना। और साथ में ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आपका जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वो क्या है और उस पाठ्यक्रम के अनुरूप आप उन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पाठ्यक्रम को जानने का दो सबसे बड़ा आधार होता है। पहला आधार कि डीएसएसबी की तरफ से, यानी जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है, इसकी तरफ से जो पाठ्यक्रम डिज़ाइन किया गया, जो इसने सिलेबस डिज़ाइन किया, आप उसको आधार बनाएं। और दूसरी चीज़ है कि जो पूर्व वर्षों में परीक्षा आयोजित हुई है, यानी प्रीवियस ईयर्स जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उनके पेपर का आप असेसमेंट करें। तो जब आप DSSB की तरफ से जो सिलेबस दिया गया उसको पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि खासकर सब्जेक्ट कंसर्न की बात की जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं है। उसमें ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया कि आपको हिस्ट्री में ये पढ़ना है, सिविक्स में ये पढ़ना है, या फिर आपको इसमें जो है ज्योग्राफी में ये पढ़ना है। और उसकी वजह ये है कि आयोग ये मानकर चल रहा है, बोर्ड ये मानकर चल रहा है कि आप जब विद्यालय स्तर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप इस पद की प्रतिष्ठा, गरिमा और गंभीरता को बहुत अच्छे से समझते हैं कि बच्चों को, चूंकि आप ही उन बच्चों का फाउंडेशन तैयार करेंगे, आपके पढ़ाए हुए बच्चे ही आगे चलकर जो है वो अपने जीवन में ज्ञान का दायरा बढ़ाएंगे और राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के प्रगति में कुछ भूमिका अदा करेंगे। तो फाउंडेशन आपको तैयार करनी, और इसीलिए कहा गया ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी आप ट्रेंड हैं, ग्रेजुएट हैं और तब जाकर आप अध्यापक बन रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आपके अंदर वो क्षमताएं होंगी। और इसी कारण से वो यहाँ पर पाठ्यक्रम को स्पेसिफाई करने के बजाय केवल ये मेंशन कर देता है कि आप जो है वो एसएसटी के सब्जेक्ट कंसर्न से रिलेटेड प्रश्नों को तैयार करके आइए। तो विद्यालय में एसएसटी जो बच्चों को स्कूली स्तर पर पढ़ाया जाता है, सोशल स्टडीज़ यानी सामाजिक अध्ययन या फिर सामाजिक विज्ञान उसे हम कहते हैं, सोशल साइंस, उसमें इन विषयों के अंतर्गत आप देखिए सारी फंडामेंटल चीज़ें इसमें शामिल हैं। जैसे इतिहास में अगर आप देखें तो इसमें आपके प्रश्न पत्र में प्राचीन भारत के इतिहास पर भी प्रश्न आएगा, मध्यकालीन भारत के इतिहास पर भी प्रश्न आएगा, आधुनिक भारत के इतिहास पर भी प्रश्न आएगा और समकालीन विश्व के संदर्भ में भी कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से जब आप अपने पूर्व वर्ष के परीक्षा प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो आप उससे ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस वर्ग से, यानी सब्जेक्ट के किस सेक्शन से कितना वेटेज है। और ऐसा कोई कंक्रीट डेफिनेशन तो नहीं हो सकती कि यह कह दिया जाए 100 में से 25 प्रश्न यहाँ से होंगे, 25 यहाँ से, 25 यहाँ से या 25 यहाँ से। ऐसा कोई कंक्रीट डिवीजन नहीं है।
बल्कि एक रैंडम तरीके से प्रश्न आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, फिर भी आपको करना यह है कि तैयारी करते समय इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज इतिहास और नागरिक शास्त्र को देना है, और फिर इसके साथ साथ भूगोल को, और फिर अर्थशास्त्र को। यानी उसी क्रम में मैंने यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर इन विषयों को लिखा है। तैयार तो आपको चारों विषय करना होगा, चारों के संपूर्ण पाठ्यक्रम को आपको तैयार करना चाहिए। लेकिन वेटेज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र लेकिन ऐसा भी हुआ है कि कभी कभी किसी वर्ष जो है इनमें परिवर्तन भी रहा। मतलब कि कभी ऐसा भी हुआ कि भूगोल के प्रश्न ज़्यादा आ गए और नागरिक शास्त्र के प्रश्न कम आए, या अर्थशास्त्र के प्रश्न ज़्यादा आ गए और नागरिक शास्त्र के प्रश्न कम आए। तो ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि नहीं इतने ही प्रश्न आएंगे। इससे 20 से 25 प्रश्न भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। तो बेहतर यही होगा कि आप संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी करके आइए, और परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले सभी जो है विषय वस्तु की बहुत अच्छी समझ बन जाए, संपूर्ण पाठ्यक्रम तैयार हो जाए, इस नज़रिए से आपको काम करना है। तो अब आते हैं कि इसमें एक एक विषय पर हमारी पढ़ने की रणनीति क्या हो, किस स्ट्रैटेजी के साथ उस विषय को पढ़ा जाए। स्रोत क्या होगा ये मैंने स्पष्ट कर दिया। अप्रोच आपका क्या होगा कि आप संपूर्ण पाठ्यक्रम को कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में तैयार करें, और इसके लिए अप्रोच जानने के लिए आप कम से कम पूर्व वर्ष के परीक्षा प्रश्न पत्रों का एक बार अवलोकन जरूर करें। एक बार उसका असेसमेंट करके देखिए कि किस सेगमेंट का कितना वेटेज आपको दिखाई देता है उसमें, और किस तरह से प्रश्नों को पूछने की उसमें टेंडेंसी रही है, उसकी क्या प्रकृति रही है। इन सब चीज़ों को प्रश्न पत्रों के माध्यम से जानने का प्रयास करें, और फिर एक संशोधित पाठ्यक्रम खुद से तैयार करें और उसी के अनुरूप अपनी तैयारी को लेकर आगे बढ़ें। तो चलिए, इस संदर्भ में सबसे पहले मैं आज इतिहास विषय के परिचय से शुरुआत करता हूं। यानी एक एक करके हम लोग हर एक डोमेन पर क्लासेस जो है शुरू करेंगे। अभी मैं सबसे पहले इतिहास से आपकी क्लासेस स्टार्ट करूंगा, और हिस्ट्री के अंतर्गत मैं आपको चारों सेक्शन पढ़ाऊंगा, जिसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि लगभग 4-5 प्रश्न कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री से भी पूछे जा रहे हैं। क्योंकि डीएसएसबी की परीक्षा बहुत रेगुलर बेसिस पर नहीं हुई, नियमित परीक्षा नहीं हो पाई है, इसी कारण से बच्चों में बहुत संशय भी रहता है, बहुत दुविधा भी रहती है कि इस साल जो परीक्षा आयोजित होगी उसमें टेंडेंसी क्या रहेगी प्रश्नों को पूछने की। लेकिन उस दुविधा से बचने के लिए आप सबसे पहला काम यही करिए कि भले ही 4 साल पहले परीक्षा हुई हो, 3 साल पहले परीक्षा हुई हो, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन लास्ट एग्जाम जो आपका कंडक्ट हुआ उस प्रश्न पत्र पर कम से कम 1-2 बार नज़र जरूर डालिए। उससे एक आइडिया आपको मिलेगा कि प्रश्न पूछा जो जा रहा है उसका स्तर क्या है, किस तरह की टेंडेंसी फॉलो की जा रही है, और उसके आधार पर अपना एक संशोधित पाठ्यक्रम बनाइए। और फिर मैंने आपसे कहा कि स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी को अपना बेस बनाइए, खासकर क्लास 6 से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक की एनसीईआरटी पढ़ डालिए। जैसे आधुनिक भारत पर क्लास 8 में अर्जुन देव ने जो बुक लिखी है एनसीईआरटी में, और मॉडर्न इंडिया की ही जो बिपिन चंद्रा की बुक आती है जो शायद क्लास 12th स्टैंडर्ड के लिए है, अगर आप उन दोनों को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि लगभग कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आपको सारे विषय वस्तु की जानकारी बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आप कुछ ऐसे भी तथ्यात्मक प्रश्न पत्र में पाएंगे जो पूरे एनसीईआरटी में खोजने पर भी शायद आपको ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम क्या था, तो अब आप कह देंगे कि सर ये प्रश्न तो हमारे सिलेबस से बियॉन्ड आ गया। तो सिलेबस से बियॉन्ड इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि जब आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें 18वीं शताब्दी के भारत में सिख राज्य का भी उल्लेख आता है, और उस सिख राज्य के इतिहास में जब हम जाकर के उसकी पृष्ठभूमि देखते हैं तो पाते हैं मध्यकाल से, जहाँ से पंजाब में सिख धर्म का उदय शुरू होता है,
वहीं से धीरे धीरे सिख राज्य का आधार सिख गुरुओं द्वारा ही तैयार होता। विशेषकर आप देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह ने एक महान सिख राज्य की आधारशिला पंजाब में तैयार कर दी थी। तो उसी आधारशिला पर आगे चलकर उनके शिष्य बंदा बहादुर ने एक सिख राज्य का निर्माण शुरू किया, और फिर 18वीं शताब्दी में आप देखते हैं महाराजा रणजीत सिंह ने एक महान सिख राज्य की स्थापना कर दी। तो ये जब पूरी कहानी आप पढ़ते हैं तो आप इसमें गुरु गोविंद सिंह का भी उल्लेख सिख गुरुओं के इतिहास में करेंगे, जानेंगे ही। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। क्योंकि उत्तर मुगल काल का इतिहास शुरू जब होता है तो आप देखते हैं कि जो औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे थे मोहम्मद मुअज्जम, उत्तराधिकार की लड़ाई में, यानी उनका अपने भाइयों से सिंहासन के लिए जब युद्ध चल रहा था तो गुरु गोविंद सिंह ने उनका साथ दिया। और ऐसे में इतिहास को जोड़ना आपको सीखना है या आना चाहिए कि जब उनका उल्लेख इतिहास में हो रहा है और आप किसी सेक्शन में, चाहे वो मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं चाहे मॉडर्न, जहां भी उनका उल्लेख हो रहा है, अगर उनका उल्लेख हो रहा है तो स्वाभाविक है कि उसमें प्रश्न ये भी बन सकता है कि उनकी आत्मकथा या उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। तो इसका जवाब ये नहीं दे सकते कि सर ये सिलेबस से बियॉन्ड था प्रश्न, एनसीईआरटी में तो ये ऐसा कोई प्रश्न है ही नहीं, एनसीईआरटी में तो ऐसा है ही नहीं। तो एनसीईआरटी में सिखों की बात है, सिख राज्य की बात है, गुरु गोविंद सिंह की बात है। अभी आपकी जिम्मेदारी बनती कि आप उन्हें पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में कुछ फर्दर जानकारी भी इकट्ठी करें। तो पढ़ने का सही अप्रोच मतलब ही यही होता है कि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर की जब तैयारी कर रहे हो तो केवल एक दायरा मत बांध दीजिए कि हाँ मैं एनसीईआरटी की क्लास 6 से 10 तक की ही बुक पढ़ूंगा और इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। वो फाउंडेशन है, वो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कर देगा, वो आपकी एक समझ विकसित कर देगा उस विषय वस्तु पर। लेकिन कुछ ऐसे तथ्यात्मक प्रश्न भी हैं जो उस दायरे से बाहर भी हैं और उन्हें भी आपको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि आप जो है वो यूपीएससी लेवल पर तैयारी कर रहे हैं या आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है। लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि यदि आप स्कूल लेवल पर बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर बनने जा रहे हैं तो एक टीचर से अपेक्षा की जाती है कि फंडामेंटल चीज़ें उसे बहुत अच्छे से आती हैं, बेसिक चीज़ों की जानकारी उसे अच्छी होगी, तभी वो बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा दे पाएगा और आगे चलकर फिर जो है वो राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार हो सकेंगे। क्योंकि आप सबसे इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करिए कि सिविल सर्विस के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले जो छात्र होते हैं, वो भी अपनी फाउंडेशन को अच्छा करने के लिए एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करते हैं। अगर वो जनरल स्टडीज जैसे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो चाहे प्रीलिम्स का वो सब्जेक्ट मैटर हो चाहे मेंस का, उस पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए वो एनसीईआरटी की किताबों को ही अपना बेस बनाते हैं। तो क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जो है, जो लिखी गई है सरकारी प्रयास द्वारा, एक संपादक मंडल तैयार किया गया जिसमें उच्च स्तर के शिक्षकगण शामिल किए गए और उन लोगों ने इसका पूरा कंटेंट तैयार किया, तो स्वाभाविक है कि उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है। तो अगर विद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम में बच्चों को पढ़ाने के लिए इस तरह का कंटेंट डिजाइन किया जा सकता है तो एक टीचर से उम्मीद की जा सकती कि जो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए आएगा, जो इन पुस्तकों को बच्चों को पढ़ाएगा, उसके ज्ञान का स्तर इससे भी बेहतर होगा। और यही कारण है कि आपको सबसे पहले यही करना है कि आप एक संशोधित पाठ्यक्रम अपने से तैयार करिए कि हमें क्या पढ़ना है। जब तक ये नहीं क्लियर करेंगे क्या पढ़ना है तब तक सही दिशा में, सही अप्रोच में आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। ये नहीं जो कुछ मिल गया बस वही पढ़ना है, नहीं, अपने से एक संशोधित पाठ्यक्रम तैयार करिए। और मैं बार बार मॉडिफाइड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर बोर्ड के द्वारा कोई स्पेसिफिक सिलेबस डिजाइन नहीं है, खासकर जो सब्जेक्ट कंसर्न एरिया है उसको लेकर मैं बात कर रहा हूं। एसएसटी मेंशन है, उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मेंशन है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि इतिहास में ये टॉपिक है, सिविक्स में ये टॉपिक है, ज्योग्राफी में टॉपिक है। वो आप विद्यालय स्तर की जो पाठ्य सामग्री है उसको एक बार देखकर, जो परीक्षा प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्न है उनकी प्रकृति और उनके स्वरूप को जानकर, इन सब चीजों पर काम करके अपने से एक संशोधित पाठ्यक्रम आप डिजाइन कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में मेरी भूमिका यह है कि मैं खुद ये काम करके आपके सामने खड़ा हूं
और आपको पढ़ाने के समय मेरा भी ये दायित्व बनता है कि जो चीज़ मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं कि आपको ऐसा करना चाहिए, वो मैं खुद करके आऊंगा और आपका दिशा निर्देशन उसी तरीके से करूंगा। तो इसका एक सबसे बेहतर माध्यम यही होगा कि आप प्रॉपर तरीके से लेक्चर अटेंड करते जाएं और इसके साथ साथ जो पीडीएफ प्रोवाइड की जाए उसे आप पढ़ने के लिए फॉलो करते जाइए, और फिर टेस्ट पेपर के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस भी करते रहेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे हमें कितना लाभ हो रहा है। प्रश्नों को हल करके देखेंगे कि हमें कितना लाभ हो रहा। आप मॉक टेस्ट के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं और उनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को असेस कर सकते हैं, उसका असेसमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हम कितने बेहतर तरीके से तैयारी को नियोजित कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि तैयारी शुरू करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब संसाधन सीमित होता है तो एक प्लान्ड वे में काम करना बहुत ज़रूरी होता है। और सीमितता का मतलब यहाँ समय का अभाव है। सीमित समय, ये पंचवर्षीय कार्यक्रम नहीं है कि आप तैयारी आज शुरू करेंगे 5 साल बाद परीक्षा देनी। तो अभी परीक्षा देने का अवसर मिला है, बड़े मुश्किल से डीएसएसबी एक तो फॉर्म या वैकेंसी अनाउंस करता है, फॉर्म निकालता है, और ये मौका अगर मिला है तो इसको आप ग्रैब करिए, ये आपके हाथ से जाए नहीं। और इसलिए कमर कस लीजिए, बिल्कुल प्रॉपर टाइम आ चुका है। 25 मई का समय भी बीत चुका, आप सबने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन सब जो है भरे जा रहे हैं, आप सबने भी उम्मीद करता हूँ अप्लाई कर दिया होगा। नहीं किया तो अभी आपके पास वक्त है, क्योंकि ओपनिंग डेट जरूर 25 मई है लेकिन क्लोजिंग डेट जून में है। तो 24 जून तक आपके पास विकल्प है, लेकिन आप 24 जून की प्रतीक्षा कतई मत करिएगा। हो सके तो जून मंथ के फर्स्ट वीक तक फॉर्म वगैरह भर के पूरी तरह मेंटली आप सुकून में आ जाइए कि अब केवल पढ़ना है, तैयारी करना। तो चलिए आज सबसे पहले इतिहास से ही शुरुआत करते हैं और ये देखते हैं कि इतिहास विषय क्या है, इतिहास विषय में हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना, इन चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो आपके एसएसटी के सब्जेक्ट्स की तैयारी में मैं सबसे पहला सेक्शन हिस्ट्री शुरू कर रहा हूं, और हिस्ट्री पर नियमित रूप से सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सप्ताह के 5 दिन नियमित रूप से आपकी क्लासेस होंगी। और इसका एक पर्टिकुलर टाइमिंग होगा, सुबह 7:30 बजे से लेकर के लगभग 8:45 बजे तक आपकी ये क्लासेस रेगुलर बेसिस पर चलेंगी, जिसमें मैं आपको इस तरह से मार्गदर्शन दूंगा कि जिसमें टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हम लोग एक एक टॉपिक तैयार करेंगे और उस पर पीडीएफ आपको पढ़ने के लिए प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी होगी। और अगर आप लेक्चर प्रॉपर अटेंड करते जाते हैं और साथ में लेक्चर अटेंड करने के साथ ही नोट्स भी बनाते जाते हैं, यानी सेल्फ भी नोट्स प्रिपेयर करते हैं लेक्चर सुनने के साथ साथ, और पीडीएफ भी फॉलो करते हैं, तो आपको फर्दर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका कारण मैं बता देता हूं कि मैंने जितना भी सोर्स मटेरियल आपके सामने रखा, कि चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो नेशनल ओपन स्कूल के स्टडी मटेरियल हो या इग्नू के पाठ्यक्रम का पाठ्य सामग्री हो, वो सब मैंने खुद भी अपने पाठ्य सामग्री में या अपनी पाठ्य सामग्री को तैयार करते समय इनको आधार बनाया है। तो आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ ये करना है जो मिले उसको आप आत्मसात करें, उसको बेहतर तरीके से आप तैयार करें। तो चलिए सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं कि इतिहास विषय है क्या, इसकी विषय वस्तु क्या है, और फिर इसमें जो हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए वो क्या है और उसको हम कैसे तैयार करेंगे। तो क्यों ना सबसे पहले इस विषय की परिभाषा से शुरुआत की जाए, यानी इस सब्जेक्ट को डिफाइन किया जाए। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को डिफाइन करना इसलिए जरूरी समझा जाता है क्योंकि उसके डेफिनेशन से ही उसका सब्जेक्ट मैटर क्लियर होता है, उसकी विषय वस्तु पता चलती है कि इसकी विषय वस्तु है क्या जिसका हमें
पठन पाठन करना या उसकी तैयारी करनी। तो किसी भी विषय के सामग्री को पढ़ने से पहले क्यों ना उस विषय के स्वरूप को समझा जाए, उसकी एक साधारण अर्थ में परिभाषा करने की कोशिश की जाए, और फिर एक पाठ्य विवरण को सामने रखकर एक दायरा खींचा जाए कि हमें इतनी चीजें पढ़नी है। तो अगर हम इतिहास विषय को परिभाषित करने का प्रयास करें तो इसे कहा जा सकता है अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, यानी अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स। A systematic study of the past event can be defined as history, यानी अतीत की घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को हम इतिहास के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, यह विषय की कोई यहां पर ऐसा नहीं कि विद्वानों द्वारा गढ़ी गई परिभाषा, ये इसका एक साधारण अर्थ है। इतिहास यानी ऐसा हुआ, तो जो चीज हो चुकी है वो अतीत की बात। आप जानते हैं कालखंडों को जो है आपने पढ़ा ही है कि 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, वो आप जानते ही हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वर्तमान, भविष्य और भूत। तो भूतकाल यानी इसका मतलब हुआ अतीत का समय, और अतीत या पास्ट का मतलब यही हुआ जो हो चुका है। तो इतिहास हमेशा हुए घटनाओं पर, यानी जो घटनाएं बीत चुकी हैं उसके विषय में हमारे सामने चरित्र चित्रण करता है, या उसका एक तरीके से आप कह सकते हैं विवरण प्रस्तुत करता है। तो इसीलिए इसको आप कह सकते हैं अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स। अब देखिए, इसमें एक सबसे पहली चीज आपकी नजर कहां पर जानी चाहिए कि जो ये अतीत शब्द आया, यानी जिसे हमने कहा पास्ट, इस पर एक क्वेश्चन मार्क ये लग जाता है कि पास्ट कितना? क्या आज के 100 साल पहले की बात हो रही है, या आज के 1000 साल पहले की बात हो रही है, या आज के 1 लाख साल पहले की बात हो रही है, या आज के 1 करोड़ साल पहले की बात हो रही? किस समय से पास्ट शुरू किया जाए? क्योंकि हम 100 साल पहले से कोई चीज देखना शुरू करें तो वो भी पास्ट है, हम 1000 साल पहले से देखना शुरू करें तो वो भी पास्ट है। तो ये तय करना पड़ेगा कि वो दायरा क्या है जहां से हम बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो जिस पृथ्वी पर मानव आवास बनाकर रहता है, ठीक है, इस पृथ्वी की उत्पत्ति अगर देखी जाए तो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो हुई, यानी हमारे पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। लेकिन डरिए मत, आप ये मत सोचिए कि इतिहास भी 4.6 अरब वर्ष पहले ही शुरू हो जाएगा ना, बिल्कुल नहीं। फिर मैंने इस बात का जिक्र क्यों किया? क्योंकि ये पृथ्वी का इतिहास है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है इतिहास, लेकिन पढ़ते भूगोल में है, क्योंकि भूगोल की विषय वस्तु पृथ्वी से जुड़ी हुई है। जब ये आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मैं स्पष्ट करूंगा, लेकिन फिर मैं इसका जिक्र यहां पर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पृथ्वी पर अलग अलग कालखंड में आप पाएंगे अलग अलग तरह के जीवों की उत्पत्ति हुई, और इसी क्रम में इस पृथ्वी पर आया मानव, ह्यूमन बीइंग। अब पृथ्वी के कालखंड को भी आप जब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जिसको ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में एरा कहा जाए, महाकल्प, तो आप देखेंगे कि पृथ्वी का कालखंड बड़ा लंबा पीरियड है और उसे अलग अलग महाकल्पों में बांटा गया। तो उसी में एक कालखंड आता है नियोजोइक एरा, नियोजोइक महाकल्प, जिसमें आप देखेंगे होलोसीन पीरियड अभी चल रहा है। जो भी चल रहा, उसी में आधुनिक मानव की उत्पत्ति होती है, जिसे होमोसेपियंस कहा गया, और उसी से प्रमाण मिलता है कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति, जिसे हम विज्ञान की भाषा में होमोसेपियंस कहते हैं, वो अफ्रीका के जंगलों में उत्पन्न होता। अफ्रीका महाद्वीप से मानव की उत्पत्ति जोड़ी जाती है। ह्यूमन स्पीसीज का ओरिजिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जोड़ा जाता है। लेकिन अफ्रीका के
इतिहास पर अगर नजर डाली जाए और देखा जाए हम मानव का उद्भव और विकास कब शुरू हुआ, तो ये भी बहुत पुराना नहीं, आज के लगभग जो है 25 लाख साल पहले आप मान सकते हैं कि यहां पर मानव का उद्भव और विकास शुरू हो चुका था। तो क्या इतिहास हम 25 लाख साल पहले शुरू करें? तो इसका जवाब होगा कि नहीं, 25 लाख साल पहले भी हम नहीं शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय संदर्भ में हम इतिहास विषय का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो भारतीय संदर्भ में इतिहास की बात वहीं से शुरू करनी होगी जहां पर भारतीय उपमहाद्वीप में या भारत की सरजमी पर मानव के उद्भव और विकास की कहानी शुरू हुई हो। और भारत में अभी तक जिस तरह के प्रमाण उपलब्ध हैं, क्योंकि भारत में कोई ऐसे जीवाश्म नहीं मिले हैं जो मानव के इतिहास पर प्रकाश डालते हो, ऐसे फॉसिल्स नहीं मिले जो ह्यूमन बीइंग से जुड़े हों। तो आदिम मानव का कोई जीवाश्म भारत में विशेषकर नहीं मिला है, लेकिन फिर भी उनके बारे में हमें पता चलता है उनके द्वारा प्रयोग में लाए गए पत्थर के औजारों से। तो आप हिस्ट्री में एक अध्याय पढ़ेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसको पाषाण काल की संज्ञा दी गई, स्टोन एज। तो वो स्टोन एज एक तरीके से ह्यूमन ओरिजिन और उसके डेवलपमेंट की एक स्टोरी है। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में मानव के बसावट या मानव के उद्भव और विकास की कहानी हमें पत्थर के उन औजारों से मिलती है जो उनके द्वारा, आदिम मानव के द्वारा प्रयोग में लाए गए थे, इस्तेमाल में लाए गए थे। और जब उनके बारे में इतिहास जानने का प्रयास करते हैं तो भारत में पता चलता है कि संभवतः आज से लगभग 2.5 लाख वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में मानव का अस्तित्व हो चुका था। ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस आज के लगभग 2.5 लाख साल पहले से वो दिखाई देता है। तो 2.5 लाख साल पहले से ही आप कहानी शुरू कर सकते हैं, इसके पहले नहीं जा सकते। हालांकि महाराष्ट्र की एक जगह है बोरी, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान से कुछ ऐसे भी पुरावशेष मिले हैं, कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो मानव के अस्तित्व का संकेत लगभग 14 लाख साल पुराना देते हैं, लेकिन वो पूरी तरह भी प्रमाणिक नहीं हो पाया। तो जो प्रमाणिक जानकारी अभी तक मिली है वो लगभग 2.5 लाख साल पहले से शुरू होती है। तो भारत का इतिहास अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उसकी बिगिनिंग लगभग 2.5 लाख साल पहले से होगी। एक डोमेन कम से कम क्लियर हो गया कि बिगिनिंग कहां से की जाए। लेकिन अब आपका अगला प्रश्न हो सकता था, सर कि मानव ही क्यों? हम जब अतीत की बात कर रहे थे और आप कह रहे हैं कि पृथ्वी 4.6 अरब साल पहले पैदा हुई, तो मानव से कहानी क्यों शुरू कर रहे हैं? क्यों ना पृथ्वी से ही शुरू कर दीजिए। तो इसका कारण क्या है कि इतिहास विषय के केंद्र में जो खड़ा है, इतिहास जिसके इर्द गिर्द घूमता है, वो मानव ही है। यानी मानव से इतर जो अन्य जीवित जगत है या अन्य जंतु हैं, उनसे संबंधित इतिहास में कोई महत्वपूर्ण जानकारी की आवश्यकता ही नहीं। वो भूगोल का विषय हो सकता है, वो विज्ञान का विषय हो सकता है, लेकिन इतिहास के केंद्र में मानव खड़ा है। इसलिए क्योंकि मानव ने ही इतिहास रचा है और मानव से ही कहीं ना कहीं इतिहास का एक गहरा नाता है। हम इतिहास इसलिए ही पढ़ते हैं जिससे मानव समाज की भलाई हो सके, मानव का कल्याण हो सके, और मनुष्य ही एक सामाजिक प्राणी माना गया। इसलिए आप नोटिस करिए, सामाजिक विज्ञान आप पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन, यानी उन विषयों का आप अध्ययन करेंगे, उन विज्ञानों का अध्ययन करेंगे जो समाज से जुड़ा। और जीवित जगत में या जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर है, मानव ही एक है जो एक सामाजिक प्राणी, एक सोशल एनिमल है, और उसका एक समाज है। और उसने समाज बनाया, समाज का निरंतर विकास होता रहा, निरंतर ये परिवर्तनशील रहा। तो ये मानव समाज का निर्माण कैसे हुआ, इसने समय समय पर क्या परिवर्तन किए और किस तरह से ये विकास करते हुए आगे बढ़ा, यही पूरी कहानी इतिहास। तो इतिहास में आप ध्यान रखिएगा, हम पृथ्वी का इतिहास नहीं पढ़ने जा रहे, हम जीव जंतुओं का इतिहास नहीं पढ़ने जा रहे, हम यहां पर मानव का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि मानव ही इसके केंद्र में खड़ा है। और मानव के जीवन से जुड़े हुए जितने पक्ष हैं, जितने आयाम हैं, उन्हीं का अध्ययन करना ही इतिहास विषय की वस्तु है, इतिहास का विषय वस्तु है।
यानी हिस्ट्री का सब्जेक्ट मैटर वो मानव के विभिन्न पक्षों से, मानव जीवन के विभिन्न पक्षों से जुड़ी हुई बातों का अध्ययन है। तो मानव जीवन के कौन कौन से पक्ष हो सकते? तो इसके कई पक्ष हैं। जैसे आप अगर देखें तो मनुष्य की सबसे मूलभूत आवश्यकता है भोजन, पानी, कपड़ा, मकान, ये सब मूलभूत आवश्यकता है। लेकिन इनमें भी सबसे मूलभूत क्या है? भोजन, भोजन और पानी। तो भोजन प्राप्ति के लिए मनुष्य ने कई तरह की क्रियाएं शुरू की, जिसको हम कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं जैसे अगर आप देखें, खेतीबाड़ी करना उसने सीखा। सबसे पहले उसने अपना पेट भरने के लिए जानवरों का शिकार किया। फिर इसके बाद उसने जो है अन्न उपजाना सीखा, यानी फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन करना सीखा उसका। वो हंटर से फूड प्रोड्यूसर बना। फिर इसके बाद एक ऐसी अवस्था आई जहां पर जो है आप देखेंगे उसने एक प्रॉपर तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम तैयार कर दिया, यानी अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी। तो ये जो आर्थिक व्यवहार मानव का रहा, ये उसके जीवन का एक पक्ष हो गया, जिसको आप कह सकते हैं आर्थिक पक्ष। और जब इससे जुड़े हुए आप अतीत की चीजों का अध्ययन करते हैं तो इसे कहते हैं आर्थिक इतिहास। यानी हिस्ट्री के बारे में बच्चों जो आपके मन में एक धारणा है कि ये राजा रानी की कहानी है, पहले तो उस धारणा को बदल दीजिए। इतिहास किसी राजवंश का अध्ययन नहीं, इतिहास किसी राजा रानी के अध्ययन तक सीमित नहीं, बल्कि इतिहास के कई पक्ष हैं, इतिहास के कई आयाम। और एक बात आप समझिए कि इतिहास के केंद्र में खड़ा हुआ मानव है, वही नायक है। तो मानव जीवन के जितने पक्ष हैं उन सभी पक्षों का अध्ययन ही इतिहास की विषय वस्तु है। और इसीलिए आप हिस्ट्री के सारे डोमेन तैयार करके जब जाते हैं तब आप कंप्लीट तैयारी में हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में उन लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, इस पर भी प्रश्न आ सकता है, बिल्कुल आएगा। पूछ लेंगे कि सिंधु घाटी में या सिंधु घाटी की सभ्यता में सिंध निवासियों द्वारा उपजाए जाने वाले मुख्य खाद्य फसल कौन सी थी, यानी उनकी मेन फूड क्रॉप क्या थी। अब ये क्वेश्चन आ गया तो इसका जवाब कहां से मिलेगा? तो जब आप सिंधु सभ्यता के अर्थव्यवस्था या उसके आर्थिक जीवन का अध्ययन करके जाएंगे तब इसका उत्तर दे पाए। या पूछ लेंगे इसी तरीके से कि सिंध निवासियों की मूल फसल कौन सी थी, यानी जो सबसे पहले उन्होंने उपजाई हो। तो इसका उत्तर आप तब दे पाएंगे जब आप उसका अध्ययन करके गए हो आर्थिक पक्ष का। ऐसे ही पूछ लेंगे वैदिक काल में आर्यों के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या था? कृषि था, पशुपालन था, व्यापार था, ऐसे आएगा एग्जाम में। तो आर्थिक जीवन का मुख्य आधार आर्यों के जीवन में क्या था, इसका जवाब आप किस पक्ष का अध्ययन करके दे पाएंगे? जब आप वैदिक काल या आर्य सभ्यता के आर्थिक जीवन का अध्ययन करें। तो ये बच्चों आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, जैसे मुगल काल का इतिहास पढ़ रहे हैं उसमें भी आर्थिक इतिहास है, आप चाहे सल्तनत कालीन इतिहास पढ़ रहे हैं उसमें भी आर्थिक इतिहास है। समस्याएं सिर्फ ये होती हैं कि हम लोग गाइड उठाते हैं और उसमें सारी चीजें एक साथ लिखी हैं, उसको रट लेते हैं, समझते हैं ये इतिहास क्रमबद्ध तरीका यही नहीं। आप सबसे पहले सारे डोमेन समझिए कि मानव के इर्द गिर्द कौन कौन से आयाम हैं जिससे इतिहास जुड़ा। तो आर्थिक पक्ष आप चाहे प्राचीन से उठाइए और आधुनिक काल तक चले आइए, हर जगह आपको आर्थिक जीवन का अध्ययन करना, यानी आर्थिक इतिहास भी एक डोमेन हो गया। ऐसे दूसरा पक्ष देखिए, वो है सामाजिक इतिहास। अभी अभी मैंने कहा मानव एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि ये समाज बनाकर रहता। तो समाज की मूलभूत जो इकाई है, सोसाइटी की जो फंडामेंटल यूनिट है, वो है फैमिली, परिवार। और परिवार की संरचनाएं समय अनुरूप बदलती रहीं, अलग अलग तरीके से पारिवारिक ढांचा विकसित होता रहा और समाज का रूप भी इसी तरीके से गतिशील रहा। जैसे आप देखें कि वैदिक काल में यह पता चलता है वेदों से कि परिवार का आकार काफी बड़ा होता, संयुक्त परिवार की प्रथा थी। और ऋग्वेद में एक शब्द आया नृप्त। नृप्त का मतलब वहां पर है नातेदारों से, रिश्तेदारों के लिए शब्द आया नृप्त, जो ये दिखाता है कि
जो कबीलाओं का समूह था, ये विभिन्न नातबांत या रिश्तेदार लोग एक साथ, यानी नातेदार लोग एक साथ समूह में रहते थे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक समय ऐसा भी था जब लड़का और लड़की का जो वैवाहिक रिश्ता होता था, उसके ससुराल पक्ष और मायके पक्ष के लोग एक समूह के रूप में आसपास रहते थे, कबीलाई संगठन बनाकर रहते थे। तो वैदिक कालीन पारिवारिक जीवन वहां से शुरू होता है। फिर इसके बाद समाज की संरचना वहां देखेंगे तो समाज 4 वर्णों में विभाजित दिखाई देता है। वर्ण विभाजन का आधार शुरुआत में कुछ और था, आगे चलकर बदल गया, और इस तरह से समाज निरंतर आप देखेंगे गतिशील रहा, समाज का स्वरूप बदलता रहा। यानी मौर्य काल का इतिहास उठाकर देखिए, सामाजिक दशा कुछ और मिलेगी, गुप्त काल के समय की सामाजिक दशा कुछ और मिलेगी, सल्तनत काल में सामाजिक दशा कुछ और दिखाई देती है, तो मुगल काल में सामाजिक दशा कुछ और दिखाई देती। हालांकि उनमें कुछ मूल तत्व एक जैसे ही, जैसे परिवार से ही समाज तब भी बनता था और 21वीं शताब्दी में आज भी परिवार से ही समाज का निर्माण, तो उसमें मूल तत्व में बदलाव नहीं, वो चीज कंटिन्यूटी में, लेकिन उसके स्वरूप में बदलाव जरूर आया। जैसे आज भारतीय समाज में आप देखिए न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बढ़ रहा, एकल परिवार की प्रथा बढ़ रही, चाहे आर्थिक संरचना बदलने के कारण हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था की गतिशीलता के कारण, कोई भी रीजन हो, लेकिन यह परिवर्तन आप देखेंगे। तो कहने का सिर्फ पर्याय यहां पर यह है, अर्थ यह है कि आपको हर एक टॉपिक में सोशल हिस्ट्री से भी उसको कनेक्ट करना आना चाहिए। यानी सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति कैसी थी, वैदिक कालीन समाज कैसा था, मौर्य कालीन समाज कैसा था, गुप्त कालीन समाज कैसा था, इस तरह से एक टॉपिक ये निकल कर आएगा। तो ये सोशल डोमेन हो गया। फिर एक पक्ष आता है राजनैतिक पक्ष, उसको कहते हैं राजनैतिक इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो साधारण तौर पर ज्यादातर लोग मान बैठते हैं कि राजनैतिक इतिहास का अध्ययन ही इतिहास है। नहीं, एक आम जनजीवन में मानव का समाज या उसका सामाजिक जीवन कैसा था, उस आम जनजीवन का भी इतिहास महत्वपूर्ण है। ऐसे ही राजनैतिक पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण चीज आप क्या पाएंगे कि इसका केंद्र कौन है, राज्य। राज्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ, राज्य जैसी संस्थाओं का जन्म कैसे हुआ, राज्य का स्वरूप कैसे समय के साथ बदला, कैसे पहले राजतंत्र की प्रथा आई, फिर कैसे भारत में गणतंत्र का विकास देखने को मिलता है। पूरे दुनिया का सबसे प्राचीन गणतंत्र लिच्छवी गणराज्य के रूप में अस्तित्व में दिखाई देता है। तो ये सब बातें जब आप राजनैतिक इतिहास पढ़ते हैं, जिसमें राजवंशों की भी कहानी जुड़ी है, चाहे वो मौर्य राजवंश हो, चाहे वो गुप्त राजवंश हो, या चाहे आप जो है महाजनपद काल में जो अलग अलग राजवंशों ने मगध को केंद्र बनाकर शासन किया, उनका इतिहास, कोई भी अध्याय उठा लीजिए, तो राजनैतिक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन है हिस्ट्री का, क्योंकि इसमें राज्य की भूमिका बहुत बड़ी है। राज्य शासन करता है लोगों पर, तो शासन का क्या स्वरूप रहा, क्या चरित्र रहा, ये इतिहास का बड़ा इंपॉर्टेंट डोमेन बन जाता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि केवल यही इतिहास के हर पक्ष पर आपको नजर रखनी है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो एक अन्य पक्ष आता है सांस्कृतिक जीवन या सांस्कृतिक इतिहास। सांस्कृतिक इतिहास, अब सांस्कृतिक इतिहास या कल्चरल हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि मानव के धर्म और संस्कृतियों का विकास कैसे होता रहा। जैसे सैंधोकालीन धर्म कैसा था, वैदिक कालीन धर्म कैसा था, फिर महाजनपद काल में ईसापुर 6वीं शताब्दी में बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए धार्मिक संप्रदायों का विकास कैसे हुआ, फिर आगे चलकर भागवत धर्म कैसे विकसित हुआ, फिर आगे चलकर देखते हैं इस्लाम धर्म का भारत में आगमन कैसे हुआ, फिर इस्लाम और हिंदू कल्चर के बीच में कंपोजिट कल्चर, गंगा जमुनी तहजीब कैसे विकसित हुई। तो धार्मिक स्वरूप समय के साथ कैसे बदलता रहा, किस किस तरह से नए धर्म और संप्रदायों का उदय होता रहा, ये भी इतिहास का एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। या फिर सांस्कृतिक स्तर पर और भी कई आयाम हैं, जैसे कला और संस्कृति के क्षेत्र में विकास,
गुप्त काल का इतिहास उठाकर आप देखिए, कला और संस्कृति के विकास की दृष्टि से इसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा गया। ऐसे मध्य युग में आप देखते हैं कि जो मुगलों का काल है वो कई क्षेत्रों में स्वर्ण युग का प्रतिनिधित्व करता, गोल्डन एरा दिखाई देता है। क्योंकि आप नोटिस करें, अगर देखें तो आप पाएंगे चाहे स्थापत्य का क्षेत्र यानी आर्किटेक्चर या वास्तुकला, चाहे चित्रकला का क्षेत्र था, चाहे साहित्य का क्षेत्र था, हर एक क्षेत्र में प्रगति हुई। तो सांस्कृतिक स्तर पर इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है, यानी कला और संस्कृति का पक्ष इसमें जुड़ा हुआ। तो बच्चों, इतिहास को पढ़ने का नजरिया एक किताबी भाषा में मैं आऊं और शुरू हो जाऊं कि पहला चैप्टर है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता, एक तरीका वो भी है, वो हो सकता है पढ़ने में आपको आनंददायी लगे, लेकिन उससे क्या आप पाठ्यक्रम की समझने की क्षमता विकसित कर पाएंगे? इतिहास को जब तक समझने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक इतिहास का आयाम इतना बड़ा है, दायरा इतना बड़ा है कि आप रट करके कभी इसकी तैयारी नहीं कर पाए। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो इतिहास के सभी डोमेन पर काम करना। यानी यदि आप मॉडर्न हिस्ट्री, मान लीजिए पहला चैप्टर शुरू करते हैं 18वीं शताब्दी का भारत, आप मॉडर्न हिस्ट्री की बुक उठाकर देखिए, पहला अध्याय यही है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों पर हमें नजर डालकर जानने की कोशिश करनी कि 18वीं शताब्दी का भारत कैसा था। ऐसा ना हो कि 18वीं शताब्दी के भारत के नाम पर कोई आपको सिर्फ उत्तर मुगल काल का चैप्टर पढ़ा दे और कह दे कि बस ये हो गया। उसमें यह भी देखिए कि उस समय की सामाजिक स्थितियां क्या थीं, आर्थिक अवस्था कैसी थी, सांस्कृतिक गतिविधियां क्या थीं, इन सबको भी जोड़कर अगर आप लेकर चलते हैं तो आप पाएंगे, इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कंप्लीट सिलेबस की तैयारी। अब आगे की बात करते हैं फिर कि आप इतिहास के कौन कौन से पक्ष हैं ये समझ गए, इतिहास शुरू कहां से करना है ये समझ गए। तो जरा बात कर लेते हैं समापन कहाँ करेंगे, यानी समाप्त कहाँ होगा इतिहास इस तरह से पढ़ना शुरू करेंगे तो। तो इतिहास की बिगिनिंग जो है या शुरुआत आप कर रहे हैं 2.5 लाख वर्ष पूर्व से। और क्यों यहीं से शुरू कर रहे हैं, इसका उत्तर मैंने काफी हद तक अपने इस डिस्कशन के माध्यम से दे दिया है। देखिए बच्चों, अभी मैं आपके सामने सिर्फ एक पाठ्यक्रम की रूपरेखा रखना चाह रहा हूं। ये मत जल्दीबाजी करिएगा कि नहीं सर चैप्टर शुरू करिए और इसमें से प्रश्न कैसे आएगा। हर चीज सीधे ऐसा नहीं कि प्रश्न ये रहा इसका उत्तर और उसको आप पी जाइए। ये रट करके और जा करके परीक्षा में आप सोचते हैं कि इसी को उगल देंगे, ये केवल विश्वविद्यालय स्तर तक की पढ़ाई में काम आया। क्योंकि ग्रेजुएशन में आप सब ने, बहुत सारे बच्चे आप में से होंगे भाई स्कूल लेवल पर आपने जो है एसएसटी विषय पढ़ा ही है, आप में से बहुत सारे ग्रेजुएट होंगे जिन्होंने बीए में भी ये सब विषय पढ़े होंगे। लेकिन भारत की शिक्षा व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि जो विद्या मिलती है वो रटंत विद्या होती है। हम लोग कुछ कुंजी ले लेते हैं, गाइड ले लेते हैं, रटकर परीक्षा पास कर लेते हैं, यही दृष्टिकोण होता। लेकिन यहाँ परीक्षा पास करने का कोई पर्याय नहीं। ये कोई एकेडमिक लेवल की स्टडी नहीं है कि एग्जाम में आया, लिख दी और परीक्षा पास होने का अंक मिल गया। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक रेस है, इसमें वही आगे निकलेगा जिसमें क्षमताएं होंगी। बहुत सीमित लोगों का चयन होना, लाखों फॉर्म भरे जाएंगे लेकिन सिलेक्शन आप जानते हैं कि 1100 कुछ पद ही हैं, तो उससे एक भी ज्यादा पद पर किसी का चयन नहीं होना। यानी फॉर्म लाखों की संख्या में है और चयन हजारों की संख्या में होना है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि परीक्षा किस किस्म की है और इसमें प्रतियोगिता कितनी कड़ी है। तो भले ही भीड़ बहुत है और पद कम दिख रहे हो, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी वैकेंसी हैं। यह फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसके लिए तैयार कितना, आपकी तैयारी का स्तर क्या। तो आप जितना बेहतर ढंग से काम करके जाएंगे, समय देकर जाएंगे, उतना ही बेहतर वहां पर आपकी परफॉर्मेंस होगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले चीजों को समझने की कोशिश करिए। 2.5 लाख साल पहले से कहानी शुरू करेंगे और आकर समाप्त कहां करेंगे, 1947 ईस्वी में।
अब आप कहेंगे कि सर क्या 1947 पर हिस्ट्री खत्म हो गई? तो मैं इसका जवाब दूंगा बिल्कुल नहीं। इतिहास कभी भी खत्म नहीं होता, इतिहास भी निरंतर गतिशील है, इतिहास भी गतिमान है। और उसका कारण क्या है? जो अभी नित पल घट रहा है ये भी इतिहास का विषय है। जो कल हो गया वो भी इतिहास है, जो आज बीत रहा है और जो आने वाला कल है उसके लिए आज का दिन इतिहास हो जाए। तो इतिहास कभी समाप्त नहीं होता, इतिहास भी निरंतर गतिशील है। आने वाली पीढ़ियां कोरोना भी जो है इतिहास में पढ़ेंगी कि कोरोना भी कोई संकट था। हम लोग तो साक्षात इतिहास बनते देख रहे हैं। तो इतिहास में एक ऐसी भी अवस्था होती है जो हम खुद अपनी आंखों से इतिहास बनते देखते हैं, उसे कहते हैं समकालीन इतिहास। तो समकालीन इतिहास या कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास का वो दौर जो आज के जीवित लोग जो इस धरती पर मौजूद हैं उनके सामने वो इतिहास रचा गया। तो ऐसी स्थिति में 1947 के बाद भी भारत का इतिहास निरंतर आगे है, जिसे हम समकालीन इतिहास के नाम से जानते हैं। लेकिन मैंने यहां पर बोर्ड पर इसलिए उसे नहीं लिखा क्योंकि आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं। मेरा उद्देश्य आपको ज्ञानी बनाना नहीं, आप ज्ञानी बनने नहीं आए। आपका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सर एग्जाम पास कर लें, किसी तरह नौकरी मिल जाए। क्योंकि आज के युग में सरकारी नौकरी ही सबसे बड़ा मोक्ष है और वो प्राप्त करने के लिए ही आप पढ़ रहे हैं कि किसी तरह से मुक्ति मिले। नौकरी मिल जाएगी तो फिर पढ़ाना है वो तो काम चल जाएगा, वो तो आप जानते ही हैं। और आप में क्षमताएं इतनी हैं कि आप फिर पढ़ा लेंगे। लेकिन भारत में शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था ऐसे ही। तो हमारा पढ़ने का इरादा वो ज्ञान का नहीं है कि हम ज्ञान ले लें, इरादा यह है परीक्षा पास कर लें। 100 प्रश्न आने हैं और अगर किसी तरह से 70 तक जो है पार हो जाए तो काम बन जाए। 70 को एक टारगेट सेट किया आपने, 70 प्लस आ जाए काम बन जाए। बस यही उद्देश्य या ध्येय लेकर आप पढ़ रहे हैं। तो मैं भी आपको पाठ्यक्रम तक ही सीमित रखूंगा। तो 2.5 लाख साल पहले से 1947 ईस्वी तक इतिहास है, इसी का अध्ययन करेंगे। लेकिन ये जो पूरा कालखंड आपने देखा, लाखों साल का कालखंड, ये 3 अलग अलग चरणों में बटा। इसमें पहला चरण जो आता है इसे आप कहते हैं प्राचीन यानी एंशियंट। दूसरा चरण आता है वो है मध्यकाल और तीसरा चरण जो आता है इसे कहते हैं आधुनिक यानी मॉडर्न। तो है इतिहास यहां से यहां तक भारत के संदर्भ में, लेकिन इसी को हम 3 अलग अलग फेजेस में या चरणों में विभाजित करते हैं। तो अब पहली बात आती है कि आखिर प्राचीन शुरू कहां से किया जाए। तो शुरुआत पूरे हिस्ट्री की जब यहां से है तो यह भी यहीं से शुरू होगा, यानी स्टार्टिंग तो इसकी यहीं से होगी 2.5 लाख साल पहले से। लेकिन इसका समापन कहां होगा तो इसका जवाब ये नहीं हो सकता, क्योंकि यह स्वाभाविक है कि यहां पर समापन होगा। यानी आधुनिक समाप्त कब होगा ये जवाब हमें यहां मिल गया, और प्राचीन शुरू कब होगा जवाब मिल गया। लेकिन आधुनिक शुरू कहां होगा और प्राचीन समाप्त कहां होगा इसका जवाब बाकी है। और फिर बीच में मध्यकाल। तो प्राचीन समाप्त वहां से होगा जहां से मध्ययुगीन चरण शुरू होने वाला होगा। और ये जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्राचीन से मध्यकाल में रूपांतरण भारत का कैसे हुआ। एक घटना घटित होती है जिसे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। वो घटना थी सामंतवाद का उदय और विकास। भारत के राजनैतिक क्षेत्र में, पॉलिटिकल सेक्टर में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट दिखाई देता है जिसे फ्यूडलिज्म या सामंतवाद कहा जाता है। और सामंतवाद के उदय के साथ ही सामाजिक दशाएं बदलती हैं, राजनैतिक दशाएं बदलती हैं, आर्थिक क्षेत्र में भी परिवर्तन आता है। और इससे पूरे भारत का जो है स्वरूप हर क्षेत्र में बदलता दिखाई देता है। और यहीं से भारत जो है एक नए मोड़ पर आकर खड़ा होता है जिसे मध्यकाल कहते हैं। अच्छा, एक है पुराना, एक है नया। लेकिन हम पुराने से डायरेक्ट नए में नहीं पहुंच गए, बीच का एक संक्रमण काल आया, ट्रांजिशन फेज। यानी यहां से एक ट्रांजिशन फेज जो आया उसे मध्यकाल कहा गया। और फिर इसी से आगे चलकर एक नए भारत का जब निर्माण शुरू हुआ तो उसे आधुनिक काल कहा गया। और सामंतवाद की मैं बात कर रहा था, भारत में सामंतवाद की प्रवृत्तियों का विकास वो 7वीं 8वीं शताब्दी में दिखाई देता है, 7th 8th सेंचुरी एडी में दिखाई देता है।
अच्छा बच्चों, इसमें शताब्दी शब्द भी आया, ईस्वी शब्द भी आएगा, ईसा पूर्व शब्द भी आएगा, ये भी मैं स्पष्ट करूंगा। लेकिन पहले मैं आपके सामने पूरा पाठ्यक्रम खोल के रखना चाहता हूं कि है क्या। तो 7वीं 8वीं शताब्दी से भारत में सामंतवाद की प्रवृत्तियों का उदय शुरू हो जाता है, यानी प्राचीन यहीं पर खत्म होगा। तो आप कह सकते हैं लगभग 7वीं शताब्दी तक प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। तो 2.5 लाख साल पहले से लेकर 7वीं शताब्दी तक का जो भी इतिहास आप पढ़ेंगे, इस कालखंड को ही कहते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये कम से कम स्पष्ट हो गया होगा कि जो पहला डोमेन है इंडियन हिस्ट्री में, एंशिएंट इंडिया, वो कहां से बिगिन है और कहां पर उसकी एंडिंग है। और ऐसे नहीं लिख दिया गया कि हाँ बस 7वीं शताब्दी, इसके पीछे एक वजह बताई जा रही जो आगे पढ़ेंगे भी, सामंतवाद। ये सामंतवाद की प्रवृत्ति थी जिसने प्राचीन से मध्यकाल में भारत को रूपांतरित किया था, परिवर्तन दिखाई दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस घटना से मध्यकाल की ओर भारत बढ़ा, जिससे पूर्व मध्यकाल का नाम दिया गया है। और फिर इसी के बाद भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हो जाती है। और फिर आगे चलकर आप देखेंगे कि मुगल काल तक का शासनकाल जो है वो मध्यकाल के चरण में शामिल किया जाता है। तो 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर और जो 17वीं शताब्दी तक का पूरा इतिहास है, 17वीं सदी तक का जो पूरा इतिहास है, वो मध्यकाल के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसकी बिगिनिंग आप 7वीं 8वीं शताब्दी से कर सकते हैं। हालांकि इसे प्री मेडिवल एज कहा गया है। क्यों, ये सब मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो आधार था जिससे मध्यकाल युग शुरू होता है। और फिर सल्तनत और मुगल काल का पूरा इतिहास जब आप इसमें शामिल करते हैं, तो मुगल काल में भी 2 चरण है, जिसमें ग्रेट मुगल्स या महान मुगलों के दौर को मध्यकाल तक सीमित करते हैं। क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में फिर एक मोड़ आता है और भारत का इतिहास एक नई दिशा की ओर मुड़ता है। और औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, और वहीं से यानी 18वीं शताब्दी में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास की रूपरेखा शुरू हो जाती है। तो पूरा सिलेबस अगर आप इस 3 अलग अलग डोमेन में रखना चाहें, तो अब आपको क्लैरिफाई कर दिया मैंने, 2.5 लाख साल पहले से लेकर और 7वीं सदी तक का इतिहास प्राचीन इतिहास है। 7वीं 8वीं सदी से लेकर और 17वीं सदी तक का पूरा इतिहास मध्यकाल है। और 18वीं सदी से लेकर और 20वीं के मध्य तक यानी 1947 ईस्वी तक का इतिहास, ये आधुनिक इतिहास है। अब इसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या टॉपिक है, यही इसका पाठ्यक्रम हो जाएगा। लेकिन पहले आप यहां पर डिवीजन को जानिए कि कौन सा डिवीजन कैसे लागू। यहां डिवीजन का आधार क्या, प्राचीन से मध्यकाल, तो सामंतवाद की घटना। और यहां डिवीजन का आधार क्या है, तो आप पढ़ेंगे आगे कि आधुनिक भारत का इतिहास जन्म लेता है पुनर्जागरण की घटना से। और पुनर्जागरण के पीछे जो कारक जिम्मेदार थे वो था 18वीं सदी की बदलती हुई घटनाएं। और इसीलिए सिलेबस 18वीं सदी से शुरू किया गया। तो मैं एक एक पर बहुत विस्तार से बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत मैं प्राचीन इतिहास से ही करूंगा, जिसमें प्राचीन इतिहास में यहां से लेकर यहां तक कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन कौन से कालखंड में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही, इन सब पर बात करूंगा। यही है आपका पूरा इतिहास। और इस नज़रिए से अगर आप इतिहास तैयार करते हैं, तो मैं दावे से कहता हूं, ना केवल कॉन्सेप्ट बनेगा, फैक्ट तैयार करना भी आपको बहुत आसान लगेगा। तथ्यों की जानकारी जो मिलेगी वो आपको रटना नहीं पड़ेगा। हालांकि मैं फिर कहूँगा उसे बार बार दोहराना पड़ेगा, लेकिन एक होता है तथ्यों को सीधे बिना समझे ही रटना, और एक है समझने का प्रयास करने के बाद तब उसको याद करने की कोशिश करना। अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं तो उसको याद करना आसान हो जाता है, और समझ में ना आए तो रटने की प्रवृत्ति जो है वो आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाती। और यकीन मानिए, इतिहास अपने आप में इतना बड़ा विषय है कि आप रटने पर आ गए तो कभी भी आप ये नहीं दावा कर पाएंगे कि आज मैंने पूरा इतिहास रट लिया। रटेंगे, जिस दिन आपको एक गुमान हो जाए मैंने सब रट लिया है, आप एक दिन थोड़ा सा मुझसे साक्षात्कार कर लीजिएगा। केवल 8-10 प्रश्न पूछूंगा और समझ जाऊंगा कि आपकी रटने की क्षमता कितनी पर्याप्त है। तो इसलिए बच्चों में बार बार, क्योंकि मैं एक बात कहूं, 20-22 साल हो गए अपने एकेडमिक कैरियर और तैयारी को जोड़कर और पढ़ाते हुए, आज भी आपको पढ़ाने के लिए कुछ तथ्यों को दोहराना पड़ता है मुझे। तो मैं कैसे मान लूं कि आप रट करके उसको दिमाग में रख सकते हैं? आवश्यकता ही नहीं।
लिंक करना केवल सीखने की जरूरत होती है, चीजों को जोड़ना आना चाहिए, और समझ विकसित हो गई तो आप देखिए वही तथ्य आसान लगे। पढ़ने का अप्रोच तो एक बार आप बदल कर देखिए। तो अभी तो आज केवल एक इंट्रोडक्टरी लेवल पर मैं आपसे बात कर रहा था, जरा आप 4-5 लेक्चर लेने के बाद देखिएगा इतिहास कितना एंटरटेनिंग लगेगा, और इतिहास से ज्यादा सरल और सहज कोई विषय लगेगा ही नहीं। और सबसे मजे की बात यह इतिहास की कि इतिहास सभी विषयों की आधारशिला, चाहे आप राजनीति विज्ञान उठा लें, चाहे आप भूगोल उठा लें, चाहे आप जो है अर्थशास्त्र उठा लें, सब में इतिहास शब्द आएगा। इतिहास इतना कॉमन वर्ड है कि कई बार घर में भी हम लोग बोलचाल में इस्तेमाल कर जाते हैं कि बहुत कहानी मत सुनाओ, तुम्हारा इतिहास पता है मुझे। तो जब उनका इतिहास पता कर सकते हो तो देश का इतिहास पता करना कौन सी बड़ी बात है। तो वही चीज यहां भी आती है। इतिहास बहुत सरल और सहज समय है, बहुत ही सरल विषय है। पढ़ने का तरीका केवल आप सही रखिए, फिर आप देखिएगा इतिहास में मजा भी आएगा, और मजा आएगा तो तैयार होता जाएगा। यही रणनीति रहेगी पढ़ाने की। तो मैं 2 काम करने वाला हूं बच्चों, एक एक के टॉपिक्स आपको क्लियर करूंगा, क्या क्या टॉपिक्स हैं इसमें जो मैं पढ़ाने वाला हूं, और उन पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करता जाऊंगा, जिससे आप सेल्फ स्टडी के लिए अपने पास कंक्रीट मैटर रखें। मेरा मानना कि आप 10 किताबें जमा करें और उसको एक एक बार पढ़ लें, उससे अच्छा एक ही मैटर जमा करिए और 10 बार पढ़िए। एक ही चीज को 10 बार पढ़िए, उस पर आप कॉन्फिडेंट हो जाइए कि हाँ ये तैयार है। आप देखिएगा एग्जाम आप बहुत इजीली क्रैक कर लेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सब जिस परीक्षा की तैयारी में लग रहे हैं उसे निरंतर बनाए रख सकें तब तक जब तक आपको सफलता ना मिल जाए, और इस वर्ष परीक्षा में आप अच्छे अंकों के साथ सफलता अर्जित करें। इसी शुभकामना के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं, और बाकी आपकी नियमित क्लासेस का क्या शेड्यूल होगा वो मैं आपसे एक बार शेयर करूंगा। और मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में मैं रखूंगा, और संभव हो सका तो 2 बैच इस पर मैं शुरू करूंगा, एक सुबह एक शाम, जिसमें मैं 2 डोमेन अलग अलग चलाऊंगा। अगर सुबह के बैच में हिस्ट्री है तो शाम के बैच में सिविक्स, या हो सकता है ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट स्टार्ट करूं। तो इस तरह की अपनी एक स्ट्रैटेजी रहेगी, जिसमें कोशिश यही है कि आप घर पर रहकर ही अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें, मजबूत कर सकें, और अपने सफलता को सुनिश्चित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।